हेलो, नहीं अवॉइड तो कर दिए, अवॉइड तो यहाँ से ओके कर दिए। अब देखो तो फिर से आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक बार और देखो, देखो तो। हेलो, हाँ देखो तो आवाज आ रही है। ओ तो उसका प्रॉब्लम है, ठीक है ठीक है तो, हाँ ठीक है, वो तब उसका पर्सनल प्रॉब्लम होगा, वो डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है ठीक है, हाँ तो कह रहे थे मोबाइल बंद कर देंगे, नहीं तो इससे रहेगी कि आवाज नहीं जा रहा है, सब ठीक है। पहले इसको हम बंद कर देते हैं। अब इसको हम कर दिए पावर ऑफ, अब पढ़ा रहे हैं। हाँ तो कह रहे थे कि एक नंबर का बेटा फॉर्मूला क्या है वो तुमको मालूम हो गया। दूसरा इसका यूज क्या है, मान लो साइन 7x का हम निकालना चाहते हैं, साइन पावर 7x, तो इसको निकालने में हमको दिक्कत होगी, थोड़ा सा लंबा होगा, दिक्कत होगी, हो जाएगा, निकल नहीं पाएगा। तो इसको हम इंडक्शन फॉर्मूला के यूज करके हम लोग आराम से निकाल ले सकते हैं, बहुत जल्दी निकाल ले सकते हैं। इसलिए हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि ये एकदम जो 11-12 में पढ़ा है उससे मिलता जुलता है, इसलिए आसान भी है। तो आओ हम आज शुरू करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। सबसे पहला देखो, इसमें जो आर्टिकल बताएंगे वो आर्टिकल भी है, प्रॉब्लम भी है, वो पूछा भी जाता है, परीक्षा में भी पूछा जाता है, रिड्यूस द डिराइव दिस रिडक्शन फॉर्मूला। तो इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे साइन nx dx, साइन nx dx, इसका रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। तो निकलने इसके लिखने के पहले हम लोग लिख रहे हैं लेट I m इक्वल टू, अगर m इक्वल टू यहाँ पर m आता है इसको डिनोट करते हैं I m से। ठीक है, एक बात और बता दें कि ये पूरा चैप्टर में रिडक्शन फॉर्मूला का जो चैप्टर है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ेगा, केवल बाय पार्ट्स का जरूरत पड़ेगा। अगर भूल गया थोड़ा हम याद करा दें, बाय पार्ट्स का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये क्या है, मान लो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट फंक्शन जो हम कहते हो याद कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। बस यही फॉर्मूला है, dx dx लगा दो, ये dx dx लगा दो। तो एक बार यार अगर ध्यान से चला गया आप देख लो, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का क्लास 11 में पढ़ा है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जो करते हैं इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यही फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा और कुछ नहीं जरूरत पड़ेगा। तो चलो आप इसको हम समझाते हैं पहले। इसके लिए देखो, जैसा कि हम बताए हुए हैं कि रिडक्शन फॉर्मूला में पार्ट्स का जरूरत पड़ता है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हैं। तो इसको पहले दो पार्ट में हम लोग बांट दें। एक पार्ट कर दें साइन m-1 x और एक पार्ट कर दें साइन x dx। ठीक है,
इसको मान ले फर्स्ट फंक्शन और इसको मान ले सेकंड फंक्शन। इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले, इसको सेकंड फंक्शन मान ले। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब इसको कर दे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, we get इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स we get। तो क्या करते हैं, ऐसा जब फॉर्मूला बताए, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो, ये फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो गया sin n minus 1 x dx, जो कहते हो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, इसलिए माइनस यहां पर लगा दिए और ये हो गया cos x। हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आता है माइनस को साइन देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, एक बार पूरा का डिफरेंशिएशन ये हो गया n minus 1 sin n minus 2, फिर एक्चुअली ऐसा है sin x n minus 1 sin n minus 1 x का मतलब ये होगा, इसका डिफरेंशिएशन सबसे बाहर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया n minus 1 sin n minus 1 x हो गया, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करके दूंगा, ये हो गया cos x। तो इस तरह से करते हैं। हाँ, तो बता रहे थे कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करके दूंगा, तो sin x का हो गया cos x। तो ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, sin x का होगा माइनस cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया cos x। तो इसको एक बार और हम ले लेते हैं, थोड़ा हम डिटेल करके समझाते हैं, तुम लोग जब बनाएगा तो दो लाइन में बन जाएगा। ये हो जाएगा माइनस sin n minus 1 x, ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा n minus 1 sin n minus 2 x cos स्क्वायर x, सॉरी dx छूट गया था, cos x cos स्क्वायर x, अब cos स्क्वायर x ये हो गया cos स्क्वायर x, अब cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो इसको कर देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x और ये रहा dx। ठीक है, तो ये अब बराबर हो जाएगा माइनस sin n minus 1 x cos x प्लस, देखो एक बार इसके साथ ये गुना हो जाएगा, एक बार ये गुना हो जाएगा, तो एक बार हो जाएगा n minus 1 बाहर कर दिए, इसको एक के साथ, तो ये हो जाएगा sin n minus 2 x dx, और एक बार हो जाएगा इसके साथ ये पूरा का गुना इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, सॉरी माइनस n minus 1, देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर -2 है, -2 + 2, यहाँ हो जाएगा sin n x dx, ये हो गया। अब देखो लेफ्ट साइड में है in, ये एक्चुअली in है, ये in। अब देखो यहाँ पर ये फिर रिपीट हो गया, ये in हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये बराबर हो गया माइनस sin n minus 1 x cos x प्लस n minus 1, इस इंटीग्रल को हम क्या लिखेंगे, i n minus 2 है, i n minus 2, और ये हो गया n minus 1, ये i n है, ये हो गया i n। अब इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो इधर पहले से है i n माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो गया, ये हो गया n i n माइनस i n, इसको लेना है गुना कर,
इधर बच गया, इधर आ गया माइनस साइन n माइनस 1 x cos x प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 i n माइनस 2। अब देखो ये in और ये in कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर in बराबर हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन n माइनस 1 x cos x प्लस n माइनस बाय डिवाइडेड n माइनस 1 by n I n minus 2, ये I n minus 2, this is the required reduction formula, this is the required reduction formula for I n sin nx dx। ये reduction formula हो गया इसके लिए। चलो और हम कुछ इंटीग्रल फॉर्मूला देखते हैं, ये तो हो गया। अब आते हैं दूसरा, अब दूसरा देखो तो दूसरा हम tan nx dx इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। tan x tan पावर nx dx इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो पहले इसको मान लेते हैं। लेट मान लो I n इक्वल, इसको पहले मान लो I n इक्वल, और हम बता चुके हैं कि इसमें बाय पार्ट्स यूज करेंगे, इसलिए tan nx को दो पार्ट में पहले बांट दो, ठीक है। दो पार्ट में इस तरह से बांटेंगे, इसको लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज tan n minus 2 x into tan square x, दोनों का पावर लुट जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, tan स्क्वायर x को ये कर दे, कन्वर्ट कर दे sec स्क्वायर x माइनस 1 में, तो ये हो जाएगा tan n माइनस 2, इसको जो करते हो रखो, और tan स्क्वायर x को कर दो sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ये dx का छूट जाएगा तो देख लेना, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करें कि मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा tan n minus 2 x sec स्क्वायर x dx, और एक हो गया माइनस tan n minus 2 x dx, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan n minus 1 x by n minus 1, और ये हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं I n minus 2, I n minus 2। एक्चुअली ये मान लो तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ये सिंपल इंटीग्रेशन है। एक्चुअली है क्या, अगर मान लो थोड़ा सा किसी को याद नहीं है, थोड़ा सा याद करवा दें, ये है tan n minus x और sec स्क्वायर x dx। tan x को u मान लें, अगर tan x को u मान लें
तो sec स्क्वायर x dx बराबर du हो गया, तो ये हो गया u n-1 du हो गया, तो ये हो गया u n-2 सॉरी n-2, तो ये हो गया n-2 प्लस 1 बाई n-2 प्लस 1, और उसके बाद u का वैल्यू पुट कर दिए, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या है, आयन है, लेफ्ट साइड में आयन, तो हम इसको इस साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा ये यहां पर लिखते हो गया, दिस इज एकदम सिंपल दो लाइन का ये है, ये हो गया। अब आते हैं एक तीसरा बताते हैं, इसको देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आ जाते हैं, इसको देखो 0 to π/2 sin nx, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका बहुत अधिक जरूरत पड़ता है, तो बहुत आसान है, हम लोग तुरंत अभी बताते हैं। देखो हम अभी जस्ट निकाले थे, आयन बराबर था माइनस, आयन बराबर क्या था अभी निकाले थे, हम देख लेते हैं। ये आयन बराबर था, अभी हम लोग निकाले हैं माइनस साइन n-1 x cos x by n प्लस n-1 by n I n-2, यही था बस। अभी जस्ट हम किए हैं, ये इसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट आयन इक्वल टू, इसको हम मान लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा, आयन बराबर ये हो जाएगा माइनस साइन n-1 x cos x by n प्लस n-1 by n आयन, और इसका हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है। तो ये 0 देंगे तब भी 0 हो जाएगा, π/2 देंगे तब भी 0 हो जाएगा, ये हर हाल में 0 हो जाएगा। इसलिए आयन बराबर हो गया, ये लेफ्ट साइड आयन है, आयन बराबर हो गया n-1 by n I n, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जरूरत पड़ता है। अब देखो n ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, तो मान लेते हैं when n is odd, n is odd, तो सॉरी n-2, सॉरी n-2, देखना हम समझाने के समय ध्यान रखना, समझाने में कहीं पर छूट जाएगा तो ध्यान देना। तो यह है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं, जब तक ये आयन ऐसा फॉर्म में ना आ जाए कि हम इसको आसानी से इंटीग्रेशन कर सकें, तो ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। तो
अब हम लोग देखते हैं मान लो हमने n ऑड मान लिया, तो अब निकालते हैं सबसे पहले n माइनस 1। तो i n माइनस 2 बराबर कितना होगा, सॉरी i n माइनस 2 बराबर कितना होगा। तो i n माइनस 2 कैसे निकालते हैं, n की जगह यहाँ पर जहां जहां n है, n की जगह पर n माइनस 2 पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, n को रिप्लेस कर देते हैं n माइनस 2 से। इस ये पूरा यहाँ पर इसमें इस इक्वेशन में n को रिप्लेस कर देते हैं n माइनस 2 से। तो यहाँ पर हो गया n के जगह पर n माइनस 2, यहाँ का जगह हो गया n माइनस 2 और माइनस 1 n माइनस 3। देखो n के जगह पर पुट कर दिए n माइनस 2, पहले से माइनस 1 है, और नीचे पुट कर दिए n के जगह पर n माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 3 बाई n माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा n की जगह पर n माइनस 2 और पहले माइनस 2 था, ये हो जाएगा n माइनस 4। चलो ये n माइनस 4 हो गया। अब आते हैं n माइनस 4 का वैल्यू निकालो। तो याद रखना n माइनस 2 यहाँ जो भी है वो यहाँ पर है, ठीक है, और इससे एक कम n माइनस 2 एक कम करते हैं n माइनस 3, इससे ऊपर में एक कम होगा और नीचे जो का था होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब n माइनस 4 निकालें तो i n माइनस 4 बराबर हो जाएगा, ये सब वैल्यू कहां पुट करेंगे, बार बार इसी में पुट करेंगे, एक में, याद रखना बार बार किससे पुट करेंगे, एक में, एक से। तो फिर n की जगह पर n माइनस 4 पुट कर दिए, तो यहाँ पर n माइनस 4 माइनस 1, ये हो जाएगा n माइनस 5, और नीचे हो जाएगा n माइनस 4, और ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा n माइनस 4, या i n माइनस 4 और n माइनस 5, ठीक है, n माइनस 5, यहाँ हो गया n माइनस 4, और यहाँ पुट करके n माइनस 4 माइनस 2 n माइनस 6। देखो क्या क्या है, हम लोग जब वैल्यू पुट करते हैं ये लिखा करते हैं, पुट कर देते हैं, इसमें नहीं पुट करना है। जब भी वैल्यू पुट करना है इसमें पुट करना है, ये है हमारा मदर इक्वेशन, इसी पर पुट करना है। कभी अभी हम भी पुट कर देते, सामने दिखाई पड़ता है तो इसी पर पुट कर देते हैं, इसे। चलो एक बार और करते हैं। अब i n माइनस 6, ये i n माइनस 6 बराबर, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा i n माइनस 7 बाई n माइनस 6, और ये हो जाएगा 6 और 2 i n माइनस 8 एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं। देखो n के जगह पर यहाँ पर n माइनस 6 n माइनस 6, और एक n माइनस 7, ये n माइनस 6 और माइनस 2 पहले से था, तो n माइनस 8 हो गया, i n माइनस 8, ये i है, ये i n माइनस 8 एंड सो। तो चूंकि ये ऑड है तो ये कमते कमते घट रहा है, घटते घटते मान लो i 5 आ गया, ऑड है तो क्या हो जाएगा 5 होगा, 7 होगा, जहां से शुरू करो घटते घटते मान लो i 5 हो गया, तो i 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1 4, ये हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 5, और यहाँ 5 माइनस 2 3, ये हो जाएगा i 3। अब i5 से नीचे और क्या हो जाएगा i3 होगा,
तो I3 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखो 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 2, नीचे हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2 1, तो I1 ये कब तक करेंगे, क्योंकि I1 का मतलब होता है साइन 1 पर, तो हम आराम से निकाल लेंगे, इसलिए यहाँ हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि सब का रिपीटेड वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और आयन को निकालेंगे। कैसे पुट करते जाएंगे ये ध्यान दें, ये पुट करते जाएंगे, ये इसके लिए आ रहा है ऑड के लिए, सम के इवन के लिए करेंगे तो पहले ऑड के लिए निकाल दें, तो ये हो जाएगा in equal to n minus 1 by n in minus 2, in minus 2 का वैल्यू यहाँ से दे दें, ये हो गया n minus 3 by n minus 2 n minus 4, n minus 4 के यहाँ से वैल्यू दे दें, ये हो गया n minus 5 by n minus 4 और इस तरह डॉट डॉट करते जाएंगे, डॉट डॉट करते जाएंगे, कब तक आ गया, ये लास्ट में होगा 2/3 I1, बीच में आएगा ये सब लिखते जाएंगे I1। तो I1 को हम कैसे निकालेंगे, I1 बराबर हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2 साइन, ये हो जाएगा साइन 1x और साइन x का हो जाएगा माइनस cos x और ये हो गया 0 से π/2, ये हो जाएगा माइनस cos π/2 माइनस माइनस प्लस cos 0, ये 0 cos 0 इक्वल टू 1, तो इसलिए ये हो गया n minus 1 n minus 3 n minus 2 n minus 5 n minus 4 डॉट 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 लास्ट में 2/3, लास्ट में 2/3, ये हो गया I n, ये फॉर्मूला निकल गया, ये निकल गया इसके लिए। अब आते हैं, अब हम देखते हैं कि अगर ये n ऑड था, अगर इवन होगा तब क्या होगा, अगर इवन होगा तब क्या होगा, तो देखते हैं इवन होगा तब क्या होगा। हमको यहाँ पर जरूरत पड़ेगा नहीं, ये in बराबर हमारा है in we already have in equal to n minus 1 by n minus 2, n minus 1 by n minus 2। तो अब केस लेते हैं when n is even, when n is even लेंगे, इसको मान लेंगे बराबर ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 हम थोड़ा इसको जगह बनाते हैं और ये इवन अब पुट करते हैं और n का वैल्यू दे दो, क्या चाहिए -2, नाउ n -2 इक्वल टू क्या बोले हैं, जो भी वैल्यू निकालना है इसको देकर निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे जो ना तो इसको देकर निकालेंगे, तो n -2
क्या निकालने के लिए आई एन माइनस टू निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां एन है उसको रिप्लेस कर देंगे एन माइनस टू से, एन को रिप्लेस कर देंगे एन माइनस टू से, ठीक है। तो एन को रिप्लेस कर दिए, ये हो गया आई एन माइनस टू, यहाँ से एन के जगह पर एन माइनस टू, तो ये हो जाएगा एन माइनस टू माइनस वन, ये हो गया एन माइनस थ्री, और नीचे हो गया एन माइनस पहले जैसा टू, और ये हो जाएगा आई एन माइनस फोर, पहले ही जैसा है, पहले ही जैसा है। अब इसका जरूरत पड़ेगा आई एन माइनस फोर, इसलिए आई एन माइनस फोर इक्वल टू, यहाँ पर देखना है यार नहीं, फिर एन को रिप्लेस कर देना है एन माइनस फोर से, एन को रिप्लेस कर देना है एन माइनस फोर किसमें, इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन, एक नंबर इक्वेशन। तो ये हो जाएगा एन के जगह पर एन माइनस फोर एन माइनस फाइव बाई एन माइनस फोर टू एन माइनस सिक्स, तो हो जाएगा आई एन माइनस सिक्स एंड सो ऑन। उसी तरह जो पहले किए हैं उसी तरह से। अब देखो चूंकि एन इवन है तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो मान लो I4 इक्वल टू क्या होगा, ये घटते घटते क्या होगा, ये धीरे धीरे घट रहा है, घट करते करते इंटीजर आएगा ना। अब चूंकि इवन है तो इवन में हम 6 से ले सकते हैं, 4 से ले सकते हैं हमने, तो यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ से 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3 बाई 4 इंटू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का मतलब हो गया I2। अब I2 बराबर क्या हो जाएगा, ये I2 बराबर हो जाएगा, I2 बराबर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, I2 बराबर, तो ये 2 माइनस 1 हो गया, और n के जगह पर 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 I0। अब हम बताए हुए हैं कि जब एकदम सिंपल फॉर्म में आ जाए I1 I0 आ जाए तो हम इसका वैल्यू अलग से निकाल लेंगे। अब देखो ये था In बराबर था 0 से π/2 sin nx dx, इसलिए I0 बराबर हो जाएगा, I0 बराबर हो जाएगा 0 से π/2 sin 0 x dx। अब किसी का पावर 0 होता है, वैल्यू 1 होता है, dx का क्या होता है, ये तो 1 हो गया, dx तो x हो गया 0 से π/2 यानी π/2। तो इसका मतलब I2 बराबर हो गया π/2। इसलिए अब हम आ गए In बराबर क्या मिला था, In का पैटर्न देखो, तो In बराबर हो जाएगा therefore In बराबर हो जाएगा, In बराबर हो जाएगा n-1 by n into In-2। In-2 यहां से देंगे, ये हो जाएगा n-3 by n-2। अब देखो In-4 यहां से देंगे, तो ये हो जाएगा n-5 by n-4 और कुछ देर बाद छोड़ देंगे, नहीं करें अधिक नहीं निकालेंगे, डॉट डॉट करते जाते हैं, डॉट डॉट करते जाते हैं, अधिक नहीं निकालेंगे। इसके बाद कमते कमते क्या हो जाएगा,
ये I4 आ गया, घटते घटते 3/4 आ गया, इंटू I2 आया, I2 का घटते घटते इतना आ गया, इसका मतलब हो गया ये लास्ट में ये एकम लास्ट वाला लिख देते हैं, ये डॉट 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 लास्ट वाला क्या होगा 1/2 π/2, ये घटते घटते बीच वाला छोड़ दिया है, घटते घटते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, रिडक्शन फॉर्मूला। तो जैसे हम साइन का निकाले वैसा ही कॉस का निकालेंगे। अब थोड़ा देखते हैं कि ये जो हम लोग निकाले इसका यूज क्या है, थोड़ा यूज देख लें तो फिर आगे बताएंगे। एक और एक इंपॉर्टेंट रिडक्शन फॉर्मूला को और आगे बताएंगे, तो पहले थोड़ा सा देख लो इसका यूज देख लो। मान लो हमको निकालना है टू इवेलुएट सिंपल साइन, मान लो 6x, ये निकालना है सिंपल साइन 6x का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ये in बराबर था माइनस cos n-1 x sin x by n माइनस में प्लस n-1 by n I n। हमारा ख्याल से यही होगा, थोड़ा सा देख लो। हाँ अरे गलत लिख दिया, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस। ठीक, ये साइन n-1 x n n-1 n I n-2, और यहाँ पर भी होता है एक फॉर्मूला है, we know that। ये फॉर्मूला हुआ, इसी का यूज हम लोग करेंगे। तो देखते हैं यूज करते हैं। तो हमारा केस में ये हो गया we have ये 6 है, इसको हम I6 कहेंगे। I6 इक्वल टू ये हो गया साइन 6x dx, ये I6 बराबर। तो I6 बराबर होता है, हमारे यहाँ इस फॉर्मूला में यूज कर दो, जहां जहां n है n की जगह पर क्या पुट कर दो 6, इसमें 1 में रिप्लेसिंग n by 6। तो रिप्लेसिंग n by 6 ये हो जाएगा माइनस साइन 6 - 1 5x cos x जो का क्यों रहेगा, यहाँ n को टर्म ही नहीं है, cos x जो का क्यों रहेगा, और नीचे हो जाएगा n बराबर 6 प्लस, अब देखो यहाँ n की जगह पर 6 - 1 5 बाई n की जगह पर 6 हो गया, और यहाँ पर हो गया I n माइनस n की जगह पर 6 है, 6 - 2 बराबर 4, ये हो गया I। ठीक है, अब आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस साइन 5x cos x by 6, इसको जो काटो छोड़ दिए, प्लस 5/6 इसको जो काटो छोड़ दिए। अब I4 है, तो I4 फिर यहाँ से I4 का वैल्यू पुट कर दो,
n/4 तो i4 का वैल्यू कर दो, तो i4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 4 - 1 3x प्लस इंटू cos x बाय 4 प्लस देखो 4 - 1 3/4 और यहाँ कितना हो गया 4 - 2 4 - 2 मतलब i2 ये हो गया, ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन 5x cos x बाय 6 प्लस 5/6 इंटू ये हो जाएगा माइनस साइन qx cos x बाय 4 प्लस 3/4 इंटू i2 को फिर करो 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 - 1 साइन x cos x बाय 2 प्लस 2 - 1 1/2 और 2 - 2 i0 i0 का 5/2 इसको कर देना सिंपलीफाई कर लेना, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ sin टू द पावर 6x का जो इवैल्यूएट करना चाहे उसका वैल्यू मिल जाएगा प्रश्न। तो देखो ये आसान हो जाता है ना, कोई भी पावर आ जैसे sin 7x dx रहा 0 से π/2 का वैल्यू रहा, ये तुरंत निकाल सकते हैं। सिमिलरली 0 to π/2 cos 7x cos का फॉर्मूला ये सब थोड़ा सा देख लेना, ये सब पूछा जाता है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट रिडक्शन फॉर्मूला sin पावर m x cos पावर n x, वो कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो थोड़ा सा उसको हम बताते हैं, ध्यान से देखो। तो हम लोग आ जाए रिडक्शन फॉर्मूला फॉर रिडक्शन फॉर्मूला फॉर sin nx cos nx dx, इसका रिडक्शन फॉर्मूला sin nx cos nx dx, इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। देखो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो रिडक्शन फॉर्मूला लिख रहे थे जिसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता था sin nx रहा cos nx रहा tan रहा sec रहा tan nx रहा sec इस तरह का। अभी हम लोग पहला बार ऐसा कर रहे हैं कि इस तरह का दो फंक्शन ज्योमेट्रिक फंक्शन है sin nx cos nx dx, इसका हमको रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। इसको ऐसे मान लेंगे लेट i sin का पावर m है तो ये m कॉमा देंगे और cos n है तो m, इसके लिए ये सिंबल का यूज करेंगे। लेट ये हो जाएगा sin nx cos nx dx, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह के सिंबल से डिनोट करेंगे, sin nx cos nx dx को इस तरह के सिंबल से डिनोट करेंगे। अब देखो एक्चुअली यहाँ पर एक स्टेप ध्यान देना है कि sin nx को हम लोग जो का त्यों रखेंगे बराबर cos nx को हम sin और cos में तोड़ेंगे, sin में तोड़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली
इसी को हम लोग चेंज करेंगे, इसको जो का त्यों रखेंगे। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि हमको बाय पार्ट्स करना है, तो ऐसा करते हैं, एक जगह रखते हैं साइन mx cos x dx, और यहां पर लिख देते हैं cos n-1 x। देखो यह sin mx हो गया, cos का एक पावर आया, एक पावर यहाँ जुड़ जाएगा तो cos mx dx हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली हम ऐसा करते क्यों, ऐसा क्यों करते, इस सिस्टम को याद रखना, ध्यान दें, ये स्टेप को ध्यान में, उसके बाद अपने आप होते जाए, इस सिस्टम को ध्यान दें। एक्चुअली है क्या कि हम साइन को ऐसा फॉर्मेट में रखना चाहते हैं कि ये एक फैक्टर का इंटीग्रेशन आसानी से हो सके। तो ये देखो साइन में अलग से इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे मान लो थोड़ा सा हम बता दें तब लगेगा कि क्यों इस फॉर्म में लिखे हैं। इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है, sin mx cos x dx, ये sin का डेरिवेटिव cos x है, तो अगर इसको u मान लेंगे तो ये किस फॉर्म में जाएगा, um du के फॉर्म में जाएगा, um+1 by m+, ठीक है। तो ये फॉर्म में जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखे हैं। लिखने का कारण है, फिर भी लिखने का कारण तो बता ही दिए, लेकिन फिर भी थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें। अब एक चीज और ध्यान देना, जब हमको हर एक जगह बाय पार्ट्स का यूज करना है, तो बाय पार्ट्स में सेकंड फंक्शन हम वो लेते हैं जिसको आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसको सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे, इसको लिए फर्स्ट फंक्शन, और ये इसको पूरा को लिए सेकंड फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब हम लोग इसको करते हैं बाय पार्ट्स, तो यहाँ पर लिख दें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, integrating by parts we get एकदम आराम से। देखो हम बताते हैं, एक बार फिर तुम लोग बताते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा यह है कि एक स्टेप समझने के लिए उसके पहले वाला जो स्टेप है उसको समझ लेना चाहिए, ठीक है। बस यही थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी मैथमेटिक्स बहुत ही आसान विषय है, और कम से कम हम जब पढ़ाएंगे तुमको लगेगा ही नहीं कि हम कोई बड़ा हाई फाई चीज पढ़ रहे हैं, बहुत कोई भी चीज बहुत आसान लगेगा। एक्चुअली क्लासरूम टीचिंग में थोड़ा और अच्छा होता है, डायरेक्ट स्टूडेंट्स कांटेक्ट करता है, और क्या होता है कि हम अपना ये भी बता देते हैं, ध्यान देना तुम लोग, हम बराबर हमारा फोकस रहता है लड़का को समझाने के लिए, इसलिए कई बार मुझे छूट गया, कभी एक छूट गया, क्योंकि उधर ध्यान नहीं रहता है, हमको परीक्षा तो देना नहीं है, हम ध्यान रहता है कि हम स्टूडेंट को बढ़िया से समझाएं, तो इसलिए सब कुछ अगर छूट जाएगा तो ध्यान है, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं तो छूट जाता है, बोला वहाँ पर छूट गया, ये नहीं बोलता है जाना कि सब गलती से तो नहीं किया है, मैंने जानकर तो नहीं किया है, वो पढ़ाते पढ़ाते समझाते हैं तो छूट जाता है, तो ध्यान दें। तो चलो अब हम करते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। क्या बोले थे कि फर्स्ट फंक्शन को लेना है जो आसान, सॉरी सेकंड फंक्शन उसको लेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसान से हो सकता है, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का पहला जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन जो हम लेते हैं, इसलिए cos n-1 x जो करते हैं, फर्स्ट फंक्शन जो करता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसका इंटीग्रेशन जस्ट अभी बताएंगे, इसका इंटीग्रेशन हो गया sin m+1
ये हो गया m प्लस 1 x शब्द साइन m प्लस 1 x बाय m प्लस 1। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, इसको पढ़ना है पूरा, इसको पढ़ना है फर्स्ट फंक्शन क्या होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, पूरा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का साइन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक बार बाहर का डिफरेंशिएशन फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करके गुणा फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसलिए ये हो गया n माइनस 1 cos n माइनस 2x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस sin x हो गया, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन अभी तक पढ़ रहा है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया m प्लस 1 x बाय m प्लस 1 dx। अब क्या करते हैं, ये m माइनस 1 बाय m प्लस 1 इसको बाहर कर देते हैं कांस्टेंट है, तो ये हो गया cos m माइनस 1 x sin m प्लस 1 x बाय m प्लस 1 प्लस ये हो गया m माइनस 1 बाय m प्लस 1 और यहाँ बचा cos n माइनस 2x cos n माइनस 2x और ये हुआ, ये हो गया sin x sin m प्लस 1 x। देखो हम कहां तक पहुंचे हैं, तो यहां तक ठीक ठाक पहुंच गए हैं, ये इंटू है। अब देखो इधर लिखते हैं, ये बराबर हो गया cos m माइनस 1 cos m माइनस 1 x sin m प्लस 1 x बाय m प्लस 1, यहाँ प्लस नीचे करके लिखते हैं m माइनस 1 बाय m प्लस 1। देखो हमको साइन mx को जो का रखना है, ठीक है, याद रखना, तो हम रखें इसको इस तरह रखें, साइन mx को पहले जो का रखें, साइन mx रखिए, तो एक साइन इससे बचा और एक साइन यहाँ पर, तो ये हो जाएगा cos n माइनस 2x। देखो एक साइन x यहाँ पर है और यहाँ पर साइन mx नहीं, तो एक साइन पर बचा हुआ है, तो साइन x और साइन x गुणा होकर के यहाँ फिर हो गया साइन स्क्वायर x dx। मतलब सब छोटी छोटी बातें है, लेकिन हमको लगता है कि सब चीज को ध्यान दिला देना चाहिए स्टूडेंट को, कहीं पर ये छूटे नहीं, कहीं पर कैसे होगा क्या होगा। अब क्या होगा, ये साइन स्क्वायर को चेंज कर दो cos,
ये तो रहेगा, ये फैक्टर जो करते हो रहेगा, ये रहेगा cos n minus 1 x sin m plus 1 x by m plus 1 plus n minus 1 by m plus 1। इसको हम क्या बोले हैं, इसको जो करते रखना है sin m x, इसको भी जो करते रखना है, ये हो गया cos n minus 2 x, और sin स्क्वायर x को हम लोग कर दें 1 minus cos स्क्वायर x dx, 1 minus cos स्क्वायर x dx। तो अब देखो क्या आता है, ये बराबर हो गया cos n minus 1 x sin m plus 1 x by m plus 1 x plus n minus 1 by m plus 1। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक तो हो गया, ये पूरा गुना हो जाएगा 1 के साथ, ये पूरा गुना होगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा sin m x cos n minus 2 x। अब फिर इसके साथ गुना हो जाएगा तो dx दो पार्ट में कर देते हैं, ये पूरा इसके साथ गुना हो जाएगा तो एक पार्ट और हो जाएगा माइनस n minus 1 by m plus 1, और ये हो जाएगा sin mx और cos m minus 2 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा cos nx dx। तो ये हो गया, देखो कहीं मिल ना जाए तुम्हारा, देख लेना यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ इधर ऐसे है, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखो ये हो गया cos n minus 1 x sin m plus 1 x by m plus 1 plus n minus 1 by m plus 1। इसको सिंबल में क्या लिखेंगे, ये m है, इसको लिखेंगे i m कॉमा cos के पावर n minus 2 है, तो ये हो गया n minus 2 माइनस यहाँ लिखे n minus 1 m plus 1, और ये देखो ये क्या है i m n है, पहले वाला आ गया, तो इसको लिखेंगे i m कॉमा n, और लेफ्ट साइड क्या रहा था i m कॉमा n। तो हम इसको इधर ले आए और उसको उधर ले आए, तो हम यहाँ पर थोड़ा मिटा करके लिख देते हैं ताकि नहीं करे। इधर हो गया i m n, और इसको ले आएंगे, माइनस है इधर हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस n minus 1 by m plus 1 i m n equal to ये cos n minus 1 x sin m plus 1 x by m plus n plus n minus 1 by m plus 1 i m minus n minus 2 comma n minus 2। अब
का लास्ट स्टेप में क्या आना चाहिए, थोड़ा बता देते हैं। लास्ट स्टेप में आना चाहिए देखो ये कॉमन ले लेते हैं, इधर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 बाई n प्लस 1 आई m कॉमा n, ये जो मतलब रहेगा। और ये हो जाएगा, थोड़ा सा देख लो इसको हम आपको बता देते हैं। ये एलसीएम लेंगे, नीचे हो जाएगा m प्लस 1, इधर हो जाएगा m प्लस 1 प्लस n माइनस 1, और बाहर इधर हो जाएगा i m n, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड क्या बचा, लेफ्ट साइड बचा m प्लस n बाई m प्लस 1, तो लेफ्ट साइड बचा लेफ्ट साइड बचा m प्लस n बाई m प्लस 1 आई m कॉमा n इक्वल टू ये राइट साइड, ये जो अभी लिखे हुए हैं ये राइट साइड चला जाएगा, ये लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड चला जाएगा। अब इसलिए आई एम क्या हो जाएगा, आई एम एन बराबर हो जाएगा, इधर से अगर डिवाइड हो जाएगा तो इससे ये टर्म करके डिवाइड करके लिख देना, दिस इज द रिक्वायर्ड आई एम कॉमा एन। फिर एक बार बोलते हैं, कुछ नहीं करना है, हम सब निकाल दिया है। यहाँ पर क्या रहेगा, ये यहाँ पर टाइम में क्या होगा, ये पूरा उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उलट जाएगा, थोड़ा सिंपलीफाई कर दो, यही हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए ये आए ना, निकाल के देखते हैं। टाइम तो बचा नहीं, 2-3 मिनट है, 3 मिनट है। एक प्रॉब्लम थोड़ा सा हिंट देते हैं। एक प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, देखो। इवेलुएट evaluate 0 to 4 x cube x dx। देखो 4x dx, let x equal to 4 sin square x। एक्चुअली क्या है, ये चीज ध्यान बात बता दें कि इस तरह का प्रॉब्लम में हमको करना क्या है, पहले समझ लो। तुम्हारा थोड़ा सा अभी ये ध्यान देना, प्रॉब्लम बनाने का जो टेक्निक है उस पर ध्यान देना, ये नहीं कि प्रॉब्लम को देखो कैसे बन रहा हो ना, कैसे बनाने का जो हम टेक्निक बता रहे हैं उसको ध्यान दें। हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, साइन mx cos nx dx इस फॉर्म में आ जाए, ताकि हम रिडक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकें। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं कि एक तो ऐसा वेरिएबल, हम हमारे टीचर आ गए, एक मिनट,
हाँ सॉरी, तुम्हारे टीचर आए हुए हैं, खड़े हैं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो तुम्हारे टीचर खड़े हैं। थैंक यू, थैंक यू। एकदम आराम से पढ़ो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, कहीं की हड़बड़ी करके नहीं पढ़ना चाहते हैं। अभी तुम जस्ट, चूंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हारा एंट्री है, इसलिए अभी चाहते हैं कि थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ें ताकि तुमको कुछ फील नहीं हो। लेकिन जब थोड़ा समझने लगेगा तो फिर हम लोग तब तक तो क्लास शुरू ही हो जाएगा ये ऑफलाइन, तो उस समय हम लोग थोड़ा सा और फास्ट पढ़ेंगे। लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाएं ताकि तुमको कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच। आ जाइए। Good morning, students. This is our physics class and we'll teach you module 2. We have already started module 2 with the superposition of waves and interference, and then we had mathematical description of superposition of waves, where we have completed the final equation of the resultant displacement, and then there was a homework of finding constructive and destructive interference conditions. Yeah. So the last result, the last equation of amplitude of the resultant wave was depending on cos square delta by 2. 2a, I think 2a cos square delta by 2. So you have to find the conditions for constructive and destructive interference. For constructive interference, the intensity should be maximum, that is 4a square, and for destructive interference, intensity should be minimum, that is 0. I mean, intensity should be 0 or minimum for destructive interference. Okay. So have you done the homework? Have you found out the conditions for constructive and destructive interference? Condition for phase difference and path difference. You have to find conditions for both these characteristics. Okay, so please raise your hand so I can ask you. Rahul Kumar. Good morning, ma'am. Good morning, Rahul. Ma'am, the condition for maxima or constructive interference for that delta should be, that phase difference should be 2 and pi. 2 and pi. And part difference should be n lambda. Okay. Constructive interference. R should be. R. I mean, you have to find
R2 minus R1. That is part difference. That is delta x. That is part difference. Part difference is N lambda. n lambda. Yes, miss. I think it should be n lambda by N belongs to integer. Plus Yes, minus sir. 0, 0 plus minus 1 plus minus 2. That all. Okay. So here delta is 2n pi and part Delta x difference that is part n lambda. n lambda. Yes, Okay. ma'am. And for destructive interference, delta should be 2 pi. Delta should be 2n plus 1 pi. 2n plus 1 pi. Okay. And n is integer. And part difference should be 2n plus 1 lambda by 2. 2n plus 1 lambda by 2. Okay. Very N belongs to 0 plus minus 1 plus minus 2. Okay. Okay, very good. So I think you all have done this. Nitish Kumar? Nitish Kumar, have you done? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes, ma'am. Phase difference delta equals to 2n pi by lambda, and for destruct Pi and lambda? 2n pi by lambda. No. Constructive interference. For constructive interference, phase difference should be 2n pi. Yes, ma'am. 2n pi. 2n pi, yeah. For destructive 2n plus 1 pi. Yeah, okay. And for part difference? Ma'am, 2 pi. R2 minus R1. For constructive 2 pi. No, you have to find a generalized. You should include n also. Generalized. Yes, ma'am. Yes. So for destructive path difference, for constructive interference should be what? 2n pi, ma'am. Path difference should depend on lambda. Phase difference should depend on pi. Yes, ma'am. Phase difference is difference between angle. Path Yes, difference is difference between distance. So path difference should depend on lambda. Yes, ma'am. Okay. So what is the path difference for constructive interference? 2n pi by lambda. अरे आप पाई भी बोल रहे हो लैम्डा भी बोल रहे हो एक साथ दोनों कैसे आएगा 2n pi by lambda तो कुछ होगा ही नहीं ना Yes, ma'am. Some mistakes. चलो हम बोर्ड पे करते हैं इसको अदरवाइज आप मिस्टेक करोगे फिर आपका your first midterm is starting from 8th of February. So it is from 8 to 13 February as per the schedule. So condition for the maximum intensity or constructive interference. So here our intensity I is equal to 4a square cos square delta by 2. So for constructive interference, here delta by 2 should be equal to, for constructive interference, cos square delta by 2 should be equal to 1. Okay?
cos square delta by 2 should be 1. So delta by 2 should be 0. Cos 0 is 1. Okay, so 0 or pi, cos pi is -1. So we have cos square pi is -1 square is 1. Okay, so 0, pi, 2 pi, 3 pi, all are possible here. So here delta by 2 should be 0, pi, 2 pi, 3 pi, up to n pi. Okay, so all these are possible. Or so here delta by 2 is this. Then delta will be, we will multiply all these by 2. 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, or 2n pi. So this is our condition where n is okay. N is, you can see from here, 0, 2, 4, 6. N is 0, 1, 2, 3, 4. I mean 2n is 0, 2, 4, 6, etc. So thus for generalized condition we have delta equal to 2n pi. This is a condition for phase difference in the case of constructive interference, where n equal to 0, 1, 2, etc. Path difference. How you will find the path difference? You know delta equal to 2 pi by lambda r2 minus r1. We have already derived this condition. Delta equal to 2 pi by lambda r2 minus r1. So we have the condition for delta. Now you can find the condition for r2 minus r1 with this simple relation. So path difference r2 minus r1 will be equal to lambda delta upon 2 pi, and delta is 2n pi. So 2 pi will cancel, we have n lambda only. So r2 minus r1 will be n lambda. Okay. Where n varies from 0, 1, 2 up to some number. Okay. Simple condition. Now condition for the minimum intensity. We'll find condition for the minimum intensity. Condition for the minimum intensity or destructive interference. So again we have this relation I equal to 4a square cos square delta by 2. For destructive interference, I should be 0. This implies cos square delta by 2 should be 0. This implies delta by 2 is correct. So we know cos 90 is 0. So delta by 2 should be 90. 90 is pi by 2. Okay. And 270 will also play the same role.
So 17 is 3 pi by 2. Then we have 5 pi by 2. And 2. This is 1, 3, 5. These are odd numbers. So odd number can be written like 2n plus 1 in generalized form. So when n is 0, this is 1. N is 1, 3. N is 2, 5. So 2n plus 1, pi by 2. So this is the generalized form. And this implies this condition is for delta by 2. Then delta will be equal to pi. 2 cancel हो जाएगा. Pi, 3 pi, 5 pi, up to 2n plus 1 pi. So O in generalized way we can write this relation as 2n plus 1 pi. Okay. So earlier for constructive interference the condition was 2n pi, delta equal to 2n pi, and here it is 2n plus 1 pi. And similarly for path reference, R2 minus R1 will be equal to 2n plus 1 lambda by 2. N plus 1 lambda by 2. Okay. So path difference is 2n plus 1 lambda by 2. So earlier the condition was delta equal to 2n pi, R2 minus R1 is n lambda. And for destructive equal to 2n plus 1 pi and R2 minus R1 is 2n plus 1 lambda by 2. Okay. So anyone has doubt? This is very simple. In the last of the lecture, we will discuss about the doubts. Okay. So first we will complete some topics. So destructive interference, I will be minimum, I minimum 0. For constructive interference, we had I max, which was 4a square. For constructive interference. Now energy distribution. Okay. Energy distribution in interference. So we have seen the intensity changes from maximum intensity to minimum intensity in the interference. Maximum intensity is 4a square, minimum is 0. So similarly, energy will also distribute from minimum energy point to maximum energy point. Means energy transfers from minimum point to maximum point. Means we know that energy is conservative quantity. Energy is always conserved. So there is no loss or gain in the energy. Energy is transferred from one point to another point. So if there is minimum intensity, then energy will also be minimum. And if there is maximum intensity, energy will also be maximum at that point. So energy transfers from minimum point to maximum point. Okay? In interference only. If there is no interference, then energy will be uniform everywhere. And condition for interference is both the sources should be coherent and should have the same frequency, almost same frequency.
Okay, or same amplitude. If amplitude is not same, then you will not see the minimum intensity point as zero intensity. There will also be some intensity, so it will be difficult to recognize the minimum intensity points or the destructive interference point. Okay, so energy transfers from minimum intensity to maximum intensity. एनर्जी मिनिमम इंटेंसिटी के पॉइंट से मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट में ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेटिव है. अगर दोनों सोर्स फेज कोहेरेंट नहीं है, अगर दोनों सोर्स की का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, दोनों लाइट सोर्स का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, दोनों फेज कोहेरेंट नहीं है, तो इंटरफेरेंस नहीं होगा. सपोज वी हैव टू सोर्सेस ऑफ एम्पलीट्यूड a1 स्क्वायर, सॉरी एम्पलीट्यूड a1 एंड a2, तो दोनों को मिला के दोनों का मान लो ओवरलैप हो रहा है, तो इंटेंसिटी हो जाएगी किसी भी जगह a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर. ये इंटेंसिटी हर जगह सेम नहीं है, देयर विल बी यूनिफॉर्म इंटेंसिटी. कहीं पर जीरो इंटेंसिटी और कहीं पे बहुत मैक्सिमम इंटेंसिटी इस तरह नहीं होगी इफ देयर इज नो इंटरफेरेंस. ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं होता है तो एनर्जी का इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, एनर्जी कहीं ज्यादा कहीं कम इस तरह नहीं होगी. अगर इंटरफेरेंस नहीं है तो एनर्जी हर जगह बराबर होगी. ठीक है, और वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी. इंटेंसिटी होगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, तो एनर्जी भी इसी तरह वेरी करेगी, एनर्जी भी इसी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगी. लेकिन इंटरफेरेंस में सिंस इंटेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, इंटेंसिटी कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो इंटेंसिटी मिनिमम है. तो इसी तरह जहां मिनिमम इंटेंसिटी है वहां एनर्जी भी मिनिमम होगी, जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी है एनर्जी भी मैक्सिमम होगी. मतलब एनर्जी क्या हो रही है, अगर इंटरफेरेंस नहीं होता तो एनर्जी सब जगह बराबर है, इंटरफेरेंस हो गया तो एनर्जी कहीं कम कहीं ज्यादा है. इसका मतलब कम वाले पॉइंट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ज्यादा वाले पॉइंट की तरफ. ठीक है, तो अब हम इंटेंसिटी या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाएंगे, तो कैसे बनेगा. उस कर्व के लिए हम एक्स एक्सिस के लिए फेज डिफरेंस, we are making the figure, the graph for energy distribution or intensity distribution. Intensity distribution curve. ठीक है, और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. So at x-axis we have delta, at y-axis we plot our intensity. ठीक है, so in interference we know maximum intensity is 4a square, where delta is 2n pi. मतलब डेल्टा 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, जहां जहां डेल्टा की वैल्यू ये सब है वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. ठीक है, और जहां डेल्टा बीच में है यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई ओड नंबर वाले हैं, जहां डेल्टा इवन नंबर है वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, जहां पर डेल्टा ओड नंबर है वहां मैक्सिमम, वहां इंटेंसिटी मिनिमम है. ठीक है, तो नाउ आई विल राइट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेल्टा एट एक्स एक्सिस. सपोज दिस इज 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसे मान लो हमने बना दिया. सिमिलरली एट द लेफ्ट साइड I will write minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi, minus 4 pi,
-5 pi -6 pi। ठीक है, अब पाई की जो ओड वैल्यू है वहां इंटेंसिटी मिनिमम है, ओड वैल्यू पर हमारा पॉइंट आएगा यहाँ, मिनिमम इंटेंसिटी इज 0, आई 0। ठीक है, 0 पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, सपोज वो इतनी है, एंड दिस वैल्यू इज 4a²। ठीक है, 2 पाई पे क्या होगा, 2 पाई पे मैक्सिमम, 2 पाई पे मैक्सिमम, 3 पाई पे फिर से मिनिमम हो जाएगी, 4 पाई पे फिर से मैक्सिमम होगी, 5 पाई पे मिनिमम, 6 पाई पे मैक्सिमम। ठीक है, -5 पे 0, 2 पाई पे मैक्सिमम 0, 4 पाई पे मैक्सिमम, 5 पाई पे 0, 6 पाई पे मैक्सिमम। Now we can draw this curve. So this is the energy distribution. Maximum point per intensity is 4a², at minimum point intensity is c. Okay. So energy transfers from maximum point to minimum point, and energy is conservative. I have made some notes, तो मैं इसका फोटो लेके आपको ग्रुप में सेंड करती हूँ। ठीक है, now we'll do a simple numerical question. So the question is numerical question 1. Two coherent sources, जल्दी जल्दी आप लिखिए, two coherent sources with intensity ratio 81:1 are generating interference fringes. Find the ratio of maximum and minimum intensities. Find the ratio of maximum and minimum intensities. ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करो और अपना हैंड रेज करो। जिसने भी सॉल्व कर लिया हो प्लीज रेज योर हैंड सो आई कैन आस्क यू। गौरव सोनकर, गौरव सोनकर, हैव यू? हेलो 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 हैव यू? हेलो हाँ जी बताइए, आपने कर लिया क्या, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? हेलो हेलो गौरव, कैन यू हियर मी? I think there is some problem. आत्म प्रकाश, विक्रम वत्सा, Ma'am, the ratio is 25:16. 25 To 16. 1/6.
Ma'am, the ratio is 5:4. 5:4. It is okay. So I max by I minimum is Ma'am, 5:4. It is coming. 5:4. I think it is wrong. Okay, Siddharth. Complete. Siddharth. मैम 100:64. Very good, Siddharth. मैम उसी का तो सिंपल फॉर्म में 25:16 हो. 25. 25:16. Yes, ma'am. 25:16. Okay, good. Yes. Okay, so you have done this. So for rest of the students, please mute yourself. Please mute. I1 by I2 is given as 81 by 1. And we know I1 is A1 square, A2 square. So A1 by A2 is 9 by 1. Okay. So for we know maximum intensity, max is A1 plus A2 whole square, and minimum is A1 minus A2 whole square. So you can write 9 plus 1 whole square, 9 minus 1 whole square. So it is 100 by 64. Okay. So 25 by 60. Okay. Now, conditions for sustained interference. Condition for the interference, sustained interference. We have already talked about it, but please listen some. Two sources should be coherent. Coherent means phase difference should be constant between these two sources. Frequency or wavelength of the waves should be same. That is, sources should be monochromatic. If frequency is same, then sources are monochromatic. Frequency or wavelength. Wavelength, you know, in VibGyor, you know, the wavelength is different for different colors. If two sources are emitting light of same color, means same wavelength, then they are monochromatic. Monochromatic means color is same, means wavelength is same. Amplitude should be equal. Amplitude should be equal. Otherwise, destructive interference will not be clearly visible. If there is slight change in amplitude, then it's okay. Then there is a possibility of interference, but destructive interference will not clearly visible because it will not be zero. The difference between A1 and A2 will not be zero. So that destructive interference will not clearly visible. Both the waves should flow in same direction. This is obvious condition. If light is polarized, in this module itself, you will learn about polarization. I think you know the basics of polarization in your 11th, 12th class. Okay. So if light is polarized, both the waves should have same condition of polarization. There is 3 types of polarization: plane polarization, circular polarization, elliptical polarization. So if light is polarized, then there should be same condition of polarization. Both the light should be plane polarized or circularly polarized or elliptical polarized. Okay, same condition. Now we'll start the new topic. Interference in thin films. Okay, interference in thin films. So thin film, what is a thin film? If there is a big tanker of water and we place some oil over it, then the oil surface will play as a role of thin film. Okay, or the soap bubble. Soap bubble is also a thin film. Okay. So there will be interference in the thin film. Like in soap bubble, you will see different colors. If you see the soap bubble in a light or in sunlight, you will see different colors. So those different colors are visible due to interference only.
Okay, so we'll study about the interference in thin films. Interference in thin film. So you know about the thin films. आपको thin film पता है? कोई पानी से भरा हुआ कुछ टैंकर ले लिया या जग ले लिया या कुछ भी, पानी से भरी हुई बकेट है, तो उसके ऊपर अगर ऑयल की सरफेस उसके ऊपर है, ऑयल डालेंगे तो ऑब्वियसली वो ऊपर ऊपर आ जाएगा, डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड ऑयल, तो ऊपर आ जाएगा, तो वो जो पतली सी लेयर बन जाती है पानी के ऊपर ऑयल की, वो उसको थिन फिल्म बोलते हैं। या फिर साबुन का बुलबुला है, साबुन का बुलबुला वो भी एक थिन फिल्म है, क्योंकि वो उसकी जो फिल्म बनेगी, जो ऊपर का सरफेस है साबुन के बुलबुले का सरफेस है, वो थिन है, ठीक है, तो वो थिन फिल्म हो गया। उसके अंदर हवा होती है, बाहर भी हवा है, तो बीच में जो फिल्म है, दोनों तरफ हवा के बीच में, वो थिन फिल्म है। तो थिन फिल्म के ऊपरी सरफेस और नीचे की सरफेस, दोनों सरफेस से लाइट वेव्स जब रिफ्लेक्ट होती है या ट्रांसमिट होती है, तो उनमें इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो the reflected waves from the upper and lower boundaries of a transparent thin film transparent होना जरूरी है, ठीक है, तभी इंटरफेरेंस पॉसिबल है। The reflected waves from the upper and lower boundaries of a transparent thin film create interference, or the transmitted waves also create interference। मतलब जैसे सोप बबल है, तो ऊपर के जो सरफेस है ना, उससे मान लो एक लाइट वेव आई, टकरा के चली गई, फिर ये वाली लाइट वेव थोड़ी एम्पलीट्यूड डिवीजन से थोड़ी तो टकरा के चली जाती है, दैट इज रिफ्लेक्शन, और फिर कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, ट्रांसमिट होके अंदर जाएगी। तो जितनी भी ट्रांसमिटेड वेव्स हैं, उनमें भी आपस में इंटरफेरेंस होगा, और जितनी रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं, उनमें भी इंटरफेरेंस होगा। तो हम दोनों तरह के इंटरफेरेंस की स्टडी करेंगे, थिन फिल्म से ट्रांसमिटेड वेव और थिन फिल्म से रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों के इंटरफेरेंस की स्टडी करनी है हमें। This phenomena is called interference from the thin film. Different colors in a soap bubble, colorful thin film of oil at the surface of the water. पानी के ऊपर जो तेल की फिल्म बन जाती है, थिन फिल्म, उस पर भी डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, that is also because of interference. So interference in reflected or transmitted rays from a thin film, उसकी हम स्टडी करते हैं। तो उसके लिए पहले थिन फिल्म को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सपोज ये एक थिन फिल्म है, इसको बोर्ड पे इतना ब्रॉड दिखाया है, इन रियलिटी इट इज वेरी थिन, ठीक है, जैसे सोप बबल है तो उसका सरफेस। अब सपोज करो ये जो थिन फिल्म है, उसकी विड्थ इज टी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है, टी इसकी विड्थ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब सपोज करो एक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस है, तो इस लाइट सोर्स से एक रे आ रही है, ये पॉइंट थिन फिल्म के इस पॉइंट एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ मैम, हाँ वो भेजना है,
ये क्या है ना कि हमने तो सब पे तो सारे पेजेस पे साइन नहीं करवाए हैं, अभी इतना कुछ करेंगे फिर साइन करके फिर से करो, तो एक बार तो भेज ही दिया ना ये मैसेज में, तो उन्होंने ये लिखा था ना किसी ने तो भेजा भी नहीं है। हाँ तो एक बार हाँ तो वही वो 3 4 5 3 दिन है। हाँ हाँ सारे साइन वाइन करा के, हाँ ठीक, हाँ ओके भेज तो दिए ही हैं। अरे कल नहीं तो ड्राइंग ना, मैं क्लास में हूँ तो मैं आपको क्लास, ठीक है ओके। So this is monochromatic source S and at point A अभी ब्लैक से बनाते हैं फिर हम पॉइंट्स सारे ना किसी और कलर से लिखेंगे। तो ये S इंसिडेंट है, इस डायग्राम को बहुत ही केयरफुली बनाना है बिकॉज सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा। ये इंसिडेंट है तो पॉइंट ए पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड डिवीजन, एम्पलीट्यूड डिवीजन से इंसिडेंट रे का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और रिफ्लेक्शन एंगल ये एंगल होता है 2i, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल i है तो ये जो नॉर्मल होता है ना इससे ये जो एंगल है वो i होगा, तो इधर वाला भी i इधर वाला भी i, टोटल इज 2i, सो आई कैन राइट इट लाइक i and i, ठीक है। तो S सोर्स से रे I और ये A पॉइंट पे एम्पलीट्यूड डिवीजन से इसका कुछ पार्ट इधर चला गया, तो ये है A R1, R1 इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। और कुछ पार्ट क्या होगा, कुछ पार्ट इसके अंदर चला जाएगा, ट्रांसमिट होगा, तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होने का मतलब है कि अपनी इंसिडेंट डायरेक्शन से थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है या नॉर्मल से दूर हो जाता है, डिपेंड करता है डेंसिटी पे, डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी हम सपोज करते हैं कि ऐसे चला गया, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये है रिफ्रैक्शन एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है B, पॉइंट B, ठीक है। अब B पॉइंट पे क्या होगा, B पॉइंट पे फिर से एम्पलीट्यूड डिवीजन होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ B पॉइंट पे क्या होगा, कुछ पार्ट ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्ट हो गया, और बचा हुआ ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिट होगा तो फिर से ये इंसिडेंट की डायरेक्शन में जाएगा, ये मान लो डेंस मीडियम है तो रेयर से डेंस मीडियम, तो ये मान लो नॉर्मल से थोड़ा दूर चला गया, अब ये वापस डेंस से रेयर मीडियम में जाएगा तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, वापस मुड़ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ S से विल बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ B एंड व्हाट वी ड्रॉ, सपोज ये है, तो दिस इज T1 ट्रांसमिटेड वेव,
ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा,